गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज अपन जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जीके का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उस पेपर की आज अपन पूरी आंसर की जो ऑथेंटिक रूप से जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सब लोगों का एग्जाम अड्डा 24x7 पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अविनाश चौधरी आप लोगों का एग्जाम अड्डा 24x7 पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर आ रहे हैं हम लोग। और उस आंसर की में कहाँ आपको दिक्कत आएगी, कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे अपने को अप्रोच के द्वारा सही कर सकते थे और कितनी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, वहां तक आप सेफ रहोगे। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन एक बार शुरू करते हैं। जो पूरा पेपर आपको बोर्ड पे पूरा मैं सोल्व करवा दूंगा। तो देखिए, आज के पेपर के ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पेपर में अपन। तो देखिए, ये अपना जो आज का जो पेपर है उसमें पॉइंट क्या है, संस्कृत डिपार्टमेंट के जो स्कूल लेक्चरर की जो फर्स्ट ग्रेड की जो पेपर जो एग्जाम हुई थी और आज का जो पेपर हुआ था उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो आज का पेपर कब हुआ है, 4 तारीख को जो पेपर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। आज का पेपर था, इसके अंदर टोटल आपके 75 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे और 1 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग था। अगर माना जाए तो कितने मिनट हो गए, 90 मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व करने थे? 75 क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो आराम से क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं 90 मिनट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन मैं करूंगा और बाकी के कुछ क्वेश्चन है जो मैनेजमेंट के हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे सुशील सर। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 से। किससे बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है ये है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? आप लोगों को सबको पता होगा, दांडी जो यात्रा है वो किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। और ये दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को। कब प्रारंभ की गई थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैं इस पेपर सेट की अगर बात करूं तो ये जो पेपर सेट है आपका, इसका कोड है 01। कोड भी याद कर देख सकते हैं, कौन सा कोड है इसका? 01 कोड है आपका, पेपर कोड 01। और अगर इसकी बात करें लेक्चरर स्कूल जो संस्कृत है उसका क्या है? 02। तो ये जो पेपर है, अगर मैं एक बार पूरा पेपर की बात करूं, एक बार टीम से कहूंगा जो थंबनेल था उसके ऊपर क्लिक करें। तो देखिए, थंबनेल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखो पेपर कोड यहाँ पर है 01 है और ये कौन सा? LSK 02। इस पेपर का मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो दांडी यात्रा की अगर अपन बात करें तो कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। तो इस क्वेश्चन में आंसर आएगा अपना सी। सेकंड क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभों के सिंह के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी है? 32 तीलियां हैं यहाँ पर। तो सेकंड इस क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में आएगा डी आंसर राइट है अपना। कौन सा आंसर राइट है? डी आंसर राइट है। देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। अगर मैं इन ग्रंथों की बात करता हूं कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाएगा, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर बी। तो देखिए, 12वीं जो कवि है वो उन्होंने कौन सा लिखा था? किराता जुयिनी। और जो सुकृत है उन्होंने कौन सा लिखा था? अगर अपन देखें तो लिखा था जो मृक्ष कटिक लिखा था। अगर बात करें जो विशाख दत्त है, इन्होंने लिखा था देवी चंद्र गुप्तम। और विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के बारे में अपन काफी पढ़ते हैं। तो पंचतंत्र याद रखना किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। अगर एक भी याद रह गया तो पूरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि अपने को पता फोर्थ में कौन सा आएगा? 1। और फोर्थ में 1 में क्या है? एक ही ऑप्शन दे रखा अपने को। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बी आंसर अपना आएगा। क्लियर यहां तक? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में दे रखा नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में धर्मगुंज क्या था, या धर्मगुंज का संबंध किससे है? तो धर्मगुंज का जो संबंध है वो किससे? पुस्तकालय से है। किससे? अपना पुस्तकालय से धर्मगुंज का संबंध है। तो कौन सा राइट आएगा इसमें? ए। 16 की बात करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना, सुमेलित नहीं। अगर मैं बात करूं हंटर कमीशन जो आता है वो आता है 1882-83 में, जो हार्टिंग जो समिति है वो आती है 1929 में, और जो वुड्स जो डिस्पेस है ये आता है 1954 में। तो गलत कौन सा? सेल्डर विश्वविद्यालय समिति, और ये लगभग 27 के आसपास आती है। तो ये इसमें कौन सा आएगा? सेल्डर समिति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपन नेक्स्ट में जो आएगा 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है। अगर अपन देखें मेवाड़ की बात तो इसके अंदर आंसर अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग आंसर है, तो इसका आरपीएससी क्या आंसर मानती है अपन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन अगर अभी अपन एक टाइम में देखा जाए, क्योंकि मेवाड़ के जो महाराजा थे उन्होंने डायरेक्ट ना तो अंग्रेजों का पक्ष लिया था और ना ही विद्रोहियों का पक्ष लिया था, तो अगर अपन देखा जाए तो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? उदासीन नीति अपनाई थी। लेकिन कुछ जगह अगर इनमें बात की जाए तो उन्होंने कुछ में क्या कहते हैं? विद्रोहियों का समर्थन तो कभी नहीं किया उन्होंने। तो काफी जगह उनका अंग्रेजों का सहयोग भी आंसर माना जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर कौन सा है? डी है, और बाकी डिपेंड करेगा आरपीएससी की आंसर की। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, इसमें ए भी आंसर दिया जा सकता है, सी भी आ रहा है और डी भी आंसर है, लेकिन ज्यादा बेटर अभी कौन सा है? उदासीनता को मानकर चलिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ना तो अंग्रेजों का पक्ष लिया और ना ही सरकार का पक्ष लिया था। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों को जो भागते हुए जो अंग्रेज थे उनको शरण जरूर दी थी, लेकिन उसके विरोध में उन्होंने ना ही जो विद्रोही थे 1857 की क्रांति वाले उनका भी क्या नहीं किया था? विरोध नहीं किया था, उनके प्रति कोई दमनकारी कार्य नहीं किया था। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? डी आएगा। निम्न में से यंग इंडिया में लिखा गया कि 1857 की क्रांति में राजनीतिक तथा राष्ट्रीयता दोनों थी, ये किसने कहा? यंग इंडिया जो है वो जो लिखते थे वो कौन लिखते थे? अपने महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा जाता, और उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, और 1857 की क्रांति से एक्चुअल जो स्वतंत्रता की है वो शुरुआत होती है, भारत के स्वतंत्रता अभियान की शुरुआत होती है। जो फ्रीडम जो मूवमेंट होता है वो 1857 की क्रांति को माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी अगर समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चाहें तो मेरे जो मोबाइल नंबर है उनके ऊपर भी आप कमेंट कोई भी जो क्वेरी हो वो दे सकते हैं। 9079288302। ये एग्जाम अड्डा 24/7 का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्न में से किन देशों की मान्यता प्राप्त थी? तो वो तो देखो जापान से चला रहे थे, तो जापान की मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान है उन्होंने बढ़त हासिल कर रखी थी पूरे विश्व के ऊपर, जब तक कि अमेरिका ने उनके ऊपर क्या नहीं गिराए थे? परमाणु बम नहीं गिराए थे, तब तक उनकी बढ़त हासिल थी। तो इसमें जापान और इटली दोनों आएंगे, तो आंसर कौन सा आएगा? इसमें बी आएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया? अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने 4 से की परिभाषा दी थी, 4 S की। क्या कहा था उन्होंने? स्वराज कहा था, स्वभाषा कहा था, और क्या कहा था? स्वदेशी कहा था। तो इन्होंने कौन से दी थी? दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किन सी हिंदी भाषा की आ जाती है, तो हिंदी भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था।
हवा के सुगाली माता के सबने सुना होगा। हवा के जो ठाकुर थे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था नीमच के अंदर, और नीमच में उन्होंने क्या कर दिया था, अपना समर्पण कर दिया था। पहले हवा से कहां चले गए थे, उदयपुर मेवाड़ चले गए थे, मेवाड़ से वो कहां चले गए थे, नीमच चले गए थे। क्लियर, तो उन्होंने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया, नीमच में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, उसकी अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो अपना है, देखिए 22 की अगर मैं बात करूं 79288302। 22 में क्या कहा, महाराणा प्रताप के शांतिपूर्वक अभियान को स्वीकार करने वाले अकबर की अंतिम शिष्टमंडल किसने के नेतृत्व किया था, वो कौन थे, टोडरमल। जमा बॉटर के नाम से अपन याद करते हैं, तो जैसे कौन आ जाता अपने पास में आ जाते हैं, इसमें टोडरमल साहब आ जाते हैं सबसे लास्ट में। अगर बात करें किस काल में सुमात्रा और जावा के आदि शासनों पर जो शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया, वो थी 8वीं शताब्दी। चोल आने तक इन्होंने वहीं शासन किया था, सुमात्रा और जावा इन्हीं के अंडर में थे, और वो कौन से थे, शैलेंद्र राजवंश था, और इन्होंने चोलों से पहले तक वहीं पर राज किया था, जो चोल जो आते हैं। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था, तो बिजोलिया जागीरदार ने क्या होता है, इसमें मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने क्या की थी, वहां के जो किसान थे उनकी मांगे मान ली थी, लेकिन जो मेवाड़ के जो वहां के सामंत थे उन्होंने क्या किया था, ये समझौता लागू करने के लिए मना कर दिया था। बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया में क्या किया था, जो वहां के जो जमींदार थे, जो ठाकुर थे, उन्होंने जो राजा का जो वहां पर जो आदेश था उसको मानने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो कौन सा आ जाएगा, लागू करने के लिए क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। क्लियर हुआ 24 तक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि निम्न कालक्रम के अनुसार शिवाजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कूटों को अरेंज कीजिए। जो कूट दे रखे हैं उनके अरेंज करते हैं। सूरत की जो लूट आती है वो आती है 1664 में। जो अफजल खां की जो घटना है वो आती है 1659 में। पुरंदर की संधि आती है 1665 में। कब आती है, 1665 में। और खान का रात्रि आक्रमण आता है, जो शाइस्ता खान के ऊपर जो शिवाजी महाराज है उन्होंने आक्रमण किया था रात्रि समय में, वो क्या था 1663 के अंदर। तो इनका कालक्रम सबसे पहले 2 नंबर आना चाहिए, 2 नंबर 1 में ही है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा इनका, बी आ जाएगा। सबसे पहले ये, उसके बाद में 4 नंबर, और उसके बाद में 1 नंबर, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, पुरंदर की संधि कब होती है, 65 के अंदर होती है। लास्ट में 3, तो आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया। इसमें कह रखा निम्न चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नजीब उद जमा की उपाधि दी। तो देखिए इसमें 2 आती हैं, एक तो आती है अपनी नाजीर उल जमा, एक कौन सी आती है, नाजीर उल जमा, और एक आती है अपनी नाजीर उद जमा। ये 2 उपाधियां आती हैं, और ये दोनों उपाधियां जो अपने किनके द्वारा दी जाती हैं, जहांगीर के द्वारा दी जाती है। अब किस किस को दी जाती है, देखिए जो मसूद की जो मसूद है, जो मसूद को जो उपाधि दी जाती है, अगर बात करूं मैं इसके अंदर, जो मसूद को जो उपाधि देंगे वो कौन सी देंगे, जो उल जमा वाली है वो किसको देंगे, मसूद को देंगे। ये किसको दी, मसूद को। जबकि जो नाजीर उद जमा है, उद देंगे वो अब्दुल फजल को। किसको देंगे, अब्दुल फजल को। तो इसमें आंसर आएगा बी। ये बस एक ये जो वर्ड है उज और जो सॉरी उज और उल, यहां जय लिख रखा और काफी बुकों में ये दे रखा है, उद दे रखा है, या फिर इसको क्या बोल दो, उज बोल दो। क्लियर, तो क्या बोल दो इसको, उज बोल दो। क्लियर हुआ यहां तक, कोई समस्या। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। आगे अगर बात करें 29, अच्छा 2 क्वेश्चन मिस हो गए बीच में। तो देखिए 29 नंबर एक क्वेश्चन जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मैथ का क्वेश्चन है। मैं लास्ट में इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा मैथ के क्वेश्चन का। तो एक बार अगर अपन देखें तो 1 मिनट के लिए अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। अभी मैं मैथ के जितने क्वेश्चन है उनके सबके सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे।
ज्यादा नहीं है मैथ के, बहुत आसान आसान है। 2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बाकी मैथ के हैं। हाँ, तो देखिए आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मैथ का जो क्वेश्चन दे रखा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर देखें तो देखो स्टूडेंट की बात करें, अपने को क्या कर रखा है इसमें, स्टूडेंट और अभियंताओं की दे रखी है। तो इसका डायरेक्ट अगर मैं आंसर अगर बात करूं, सॉल्यूशन में इसका आपको आप लोगों को अलग से बता दूंगा। सॉल्यूशन क्या बता दिया जाएगा, इनका अलग से बता दिया जाएगा। और इसका आंसर आता है अपना 17.50 आता है। कितना आता है, 17.50 आता है। क्योंकि मैथ के अगर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, मैथ का मैं अलग से सॉल्यूशन का एक वीडियो डाल दूंगा मैथ और रीजनिंग के, तो एक बार मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 144। अगर बात करूं 8 संख्याओं का औसत कितना है, 99 है। अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 72 और कितना आ गया 2, 8 और कितना आ गया 72। और 72 के अंदर अपन कितने जोड़ दो, पहले 7 और थे, तो 72 के अंदर अपन ने 7 जोड़ दिए तो कितने आ गए, 79। आगे क्या कर रखा, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से कितना है, सबसे बड़ी संख्या दूसरी बड़ी संख्या से 18 ज्यादा। तो दूसरी बड़ी संख्या मैं x मान लेता हूं। दूसरी बड़ी संख्या कौन सी आ गई, दूसरी संख्या x आ गई। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, x प्लस 18। तो दूसरी और सबसे बड़ी को दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 2x प्लस 18। क्लियर है। या फिर अगर बात करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना आ गया, 86। तो 6 इंटू 87, सॉरी 87 आ गया। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 522। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 270 डिफरेंस हो गया। कितना हो गया, 270 डिफरेंस हो गया। 270 इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, 2x प्लस 18। 270 इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 18 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर बात करता हूं, अगर ये दो व्यक्ति इनका औसत कितना है 270, तो एक व्यक्ति का कितना आ गया, अगर बात करें तो 135 आ गया। एक व्यक्ति का कितना आ गया, 135 आ गया। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो दोनों का अगर इक्वल देखें तो 35 हो गया। एक में से 18 कम कर दो और एक में 18 जोड़ दो, तो एक तो आ जाएगी 144 और एक इसमें से 9 कम कर दो, तो इसमें से 9 कम करोगे तो ये बन जाएगा 136। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बड़ी संख्या कौन सी 144 और दूसरी पूछता तो कितना आ जाती 136। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। मैथ के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन एक साथ बता दूंगा आप लोगों को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर आंसर सी है, इसमें आंसर कौन सा है, सी है, इसमें आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर सीधा सा एक घन की भुजा का पूछ रखा। आपको इसमें क्या पूछ रखा, एक घन की भुजा के बारे में पूछ रखा है। तो अगर उसकी मैं बात करता हूं एक घन की भुजा, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अपना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं एक घन की भुजा, सम अभाज्य संख्या होती है 2। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। एकमात्र जो सम संख्या जो क्या है, अभाज्य है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है। तो जो डायगोनल जो होगा, विकर्ण जो होगा वो √3 होगा। जब कभी भी दो भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनका विकर्ण कितना होता है, √3। अगर मैं ये बात करता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 6 है, ये 6 है, तो कितना आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। डायरेक्ट याद रख लेना इसको, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। शंकु के आयतन और गोले की त्रिज्याएं और समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास और शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो इसके अगर मैं अनुपात की बात करूं तो वो अनुपात आता है 1:2। क्या आएगा इसका अनुपात, 1:2 आएगा। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 1:2। इसका आंसर कौन सा है, डी आंसर है इसका। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, तो 33 का आंसर जो आएगा अपना कौन से के, अगर अपन 33 के आंसर की बात करें तो देखिए 33 का आंसर आता है अपना आएगा 5 और 6 और 5। कितना आएगा, 6 और 5 आएगा 33 का आंसर। आगे 34 का अगर अपन आंसर देखें तो 34 का आंसर देखिए
34 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं अपन। 34 का जो आंसर आता है वो आंसर आएगा अपने 34 का, एक सेकंड अपन देखें आंसर की बात करें तो इसमें आंसर आता है ए। कितना आएगा, मैं इनका मैथ का सॉल्यूशन अलग से करवा दूंगा आप लोगों को। 35 का आंसर आएगा बी। 36 के अगर अपन आंसर की बात करें, कौन से की, 36 के की अगर अपन आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा, -3 आएगा। 37 के आंसर की बात करते हैं, ये हिंदी के कुछ एक क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा है कि कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखो ये तीनों सकर्मक है, उड़ना रोना ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। पूछा किस शब्द में संधि सही नहीं है, तो कौन से में, द्व प्लस अवस्था के अंदर संधि सही नहीं है। नेक्स्ट पूछा किस शब्द में अनुशब्द का उपयोग नहीं हुआ, तो वो अनुशब्द के अगर उपयोग की बात करें वो कौन सा, अनुवर में नहीं होता है। कौन से में नहीं होता, अनुवर के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शब्द का शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है। कूच और कूच का प्रस्थान और केस दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आंसर अगर अपन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 नंबर के आंसर आएगा ए। 41 की अगर मैं बात करूं तो कौन से शब्द में शब्द युगम सही है, शब्द युगम क्या दे रखा है, इनमें किस विकल्प के सभी शब्द युगम सही हैं, तो वो कौन से के हैं, ए के सही हैं। अत्युक्ति और विलंब विरलम जो दे रखा है इसके अंदर आंसर आएगा ए। 43 के अंदर देखिए कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन है। देखो अंग्रेजी के अंदर राजस्थान वाले वैसे ही एक जैसे हैं और हिंदी वाले तो ऊपर से आ मेरा सपन पाठ मैं तन चाटू तू मन चाट। तो देखो इंग्लिश में सबके इक्वल है, किसी के एक सही है, किसी का 2, किसी का 3। तो अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन के अंदर 42 के अंदर आंसर आएगा अपना ए। क्या आएगा, 42 में आंसर आएगा ए। 43 के अगर आंसर बात करूं तो आएगा इसमें इज, कौन सा आ जाएगा, इज आ जाएगा। 44 के अंदर अपने पास में 44 में जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। कौन सा आएगा, सी आएगा। इसमें ही हैड बीन राइटिंग जो आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए 45 की अगर मैं बात करूं, 45 में जो दे रखा है इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है फोर ज्यादा बेटर आंसर आ रहा। वैसे फ्रॉम से ही कई जगह सही मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा जो बेटर आंसर इसमें कौन सा, फोर से ही है। फ्रॉम का अगर अपन देखेंगे तो अगर आरपीएससी देखते हैं फ्रॉम मानती है या फोर, लेकिन ज्यादा बेटर है। वैसे दोनों क्वेश्चन आंसर सही है, लेकिन डी इसमें आंसर ज्यादा बेटर है। सॉरी 45 क्वेश्चन था के 45 के अंदर, सॉरी हाँ 45 में सही है। 46 की अगर मैं बात करूं तो 46 में आएगा बी ऑप्शन। 46 में कौन आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट देखिए 47 के अंदर बात करते हैं जनसंख्या का उनकी साक्षरता के अनुसार उनका क्रम बात करते हैं। तो जनसंख्या का सबसे क्रम बात करता हूं, सबसे कम महिलाओं की बिहार में है, बिहार के बाद में किसकी है, राजस्थान में। तो ए के बाद में हमेशा डी आएगा, सबसे कम ए और उसके बाद में डी। तो ऑप्शन ए की दे रखा है ए डी बी सी, तो इसमें आंसर आ गया ए। बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 28 तारीख को जो 28 उपग्रह तथा एक तो उपग्रह कौन सा था अपने पास है EMISAL है और 28 साथ में और थे। 1 अप्रैल 2019 को जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा वाहन था, अगर उसकी बात करूं तो होता PSLV C45। PSLV C45, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि किस खिलाड़ी को अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड जो एम्बेसडर है वो बनाया, वो है अपने महेंद्र सिंह धोनी। कौन, अपने महेंद्र सिंह धोनी है। जो जामिया मिलिया इस्लामिक की जो प्रथम महिला कुलपति अप्रैल 2019 में जो बनाई गई थी वो कौन थी, अगर अपन उनकी बात करते हैं जामिया की, तो जामिया सबको पता है, जामिया जो दिल्ली में काफी दिनों से चर्चा में है, वो है प्रोफेसर नजमा अख्तर। कौन सी है, प्रोफेसर नजमा अख्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 के अंदर देखो अगर इसमें कुछ भी याद नहीं है तो एक चीज तो अपने को याद है कि स्मृति मंदाना है वो क्रिकेट से है।
और वो क्या ओपनर है। फिलहाल भारतीय क्रिकेट में कौन है, ये ओपनर है स्मृति मर्दाना। तो ये कौन आ जाए, सी के साथ में एस किस ऑप्शन है वो चेक कर लो, सी के साथ QRS, तो कौन सा आएगा, ये आंसर राइट कर दो आंख विच कर, कहीं दिक्कत नहीं। बाकी का अपन जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो नीरज चोपड़ा वो किससे हैं अपने, नीरज चोपड़ा जी एथलीट हैं। जो सूबेदार सतीश पूनिया जी हैं, वो सूबेदार सतीश पूनिया जी वो किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं। और ये सुमकरण जो शर्मा है वो गोल्फ से हैं। तो स्मृति मंदाना किससे, क्रिकेट से। एक याद होने से अपना काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के अंदर दे रखा है कि साहित्यकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 अंग्रेजी का किसको दिया गया। जो अंग्रेजी का है वो किसको दिया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और वो दिया गया था चेतन भगत जी को नहीं दिया गया था, जो शशि थरूर उनको नहीं दिया गया, ये दिया गया था अनीस सलीम को दिया गया था। किसको दिया गया था, अनीस सलीम को दिया गया था। नेक्स्ट है जो सेंदाई फ्रेमवर्क है वो किससे संबंधित है, वो फिलहाल हाल ही में भारत के लिए बनाया गया। भारत के लिए इसमें काफी काम में आए थे। आत्म जो आपदा जो जोखिम है उनको कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा जल अवतरित जो स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी कौन सी थी। ये है चौथी वर्ग की पनडुब्बी आयन वेला है। टोटल 6 पनडुब्बियां उतारी जाएंगी, जिसमें से ये 4 उतारी जा चुकी हैं। 2 पनडुब्बियां और बच गई हैं, एक बच गई है वागीर बच गई है। कौन सी बच गई है, वागीर बच गई। और एक वागीश्वर बच गई। कौन सी बच गई, वागीश्वर बच गई, वागीश्वर। तो 2 पनडुब्बियां और बच गई हैं, टोटल 4 उतार दी हैं। और चौथे नंबर की कौन थी, INS वेला, सॉरी INS वेला चौथे नंबर की है। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 55 में दे रखा है, साइंस के कुछ एक क्वेश्चन है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे उच्च होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल का। किसका होगा, एसिटिक अम्ल का होता है। क्लियर, तो ये आंसर आएगा 55 के अंदर अपने पास में आंसर डी आएगा। 56 की बात करता हूं तो 56 के अंदर देखो बी आंसर आएगा। कालक्रम अपने ज्योग्राफी का है, भूगोल के जो भूवैज्ञानिक जो अवधि है उसमें जो देखो टर्सरियन के बाद जोरासिक आता है, जोरासिक के बाद में कौन सा आता है, क्रीटेशियन आता है। ये भी सही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसमें पेलियोजोइक आता है, उसके बाद में जो मेसाजोइक आता है, फिर सिनोजोइक आता है। तो ए और बी दोनों सही आएंगे इसके अंदर। तो ये भी सही, ये भी तो ऑप्शन ये आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो इसके अंदर अगर थीम की बात करें, आवर जो बायोडाइवर्सिटी है, आवर फूड है, आवर हेल्थ है। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना, फूड के ऊपर भी ध्यान देना और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी ध्यान देना। पेड़ वेड़ लगाने हैं अपने को। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या करेगा, 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया। तो वो कितनी है, 78 है। कितने वो महिलाएं, 78 महिलाएं हैं। नेक्स्ट दे रखा है किस वस्तु का संवेग की परिभाषित किया जाता है। संवेग इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेग, वेलोसिटी। तो कौन सा है, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, कौन आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। सिरका एक विलियन है। सिरका अगर विलियन है, इसकी अगर मैं बात करूं 60 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके अंदर अपने आंसर आएगा सी। सिरका क्या है, 5 से लेकर 8% एसिटिक अम्ल और जल में, इसमें एसिटिक अम्ल और जल के अंदर है। यहां तक मैंने क्वेश्चनों की बात की, शुरुआत के जो 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन, और आगे 61 से लेकर जो 75 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको सुशील सर उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। फिर लास्ट में अपन कंक्लूजन एक बार इनकी मैं आपको पूरी जो आंसर की है वो लिखवा दूंगा इस पेपर कोड की। तो आपको अब सुशील सर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अब आगे सुशील सर की क्लास। तो आगे अपन बात करते हैं, सुशील सर आपसे आगे की डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने आज जो संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके आंसर की कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन के बाद सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम स्टार्ट करें तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। राजस्थान के किन 2 जिलों में
संस्थान है, स्थित है। तो ये जो टीटी कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, वो कौन कौन से जिलों में है? अजमेर और बीकानेर। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ठीक है। तो कौन कौन से दो जिलों में? अजमेर और बीकानेर। उसके बाद नीचे चले तो शैक्षिक सेवाओं को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा होगा? तो वो होगा एड्यूसेट, जो सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद चले तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 निम्नलिखित में से किस भाग में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? वो कौन से भाग में किया गया है? भाग 14 के अंदर। तो ये दोबारा दे, 1 नंबर का ए और 2 नंबर का भी ए और 3 नंबर का भी ए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1 मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, तो सभी को पता होगा 2002 में आया था सर्व शिक्षा अभियान। ये कौन से संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? 86 संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। संशोधन के द्वारा ये लाया गया था जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान। और राइट टू एजुकेशन को के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एसएसए लाया गया था। राजस्थान के किन 2 स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो ये ध्यान रखना, यहाँ सैनिक स्कूल नहीं पूछे, क्या पूछा है? मिलिट्री स्कूल। तो कौन कौन से हो जाएंगे? अजमेर और धौलपुर। तो कौन कौन से 2 स्थान हो जाएंगे? तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी को पता है कक्षा 7 और 9 में इसके प्रवेश की व्यवस्था नहीं है, ये कथन ही गलत है, बाकी तीनों कथन इसके सही होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे, जो इसकी प्रवेश की है वो कक्षा 6 से है, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये कट रहा है। ये 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय वाला योजना वाला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी थी? तो वित्तीय भागीदारी कितनी होगी? 60 और 40। 60% तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितने देगी? 40%, ठीक है। उसके बाद नीचे चले 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसके द्वारा दी जाती है? नुकपा के द्वारा, NUPEA, ठीक है, अरे सॉरी EPA, ठीक है, नुकपा के द्वारा। उसके नीचे चले 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग का की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1995 में, 1995 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 है वो है अपना शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से इस समय राजस्थान में नाम क्या है? तो इसका जो नाम होगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान नहीं करती है? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं करती है, बाकी तीनों कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। कौन सा कार्य एक नहीं होगा? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं करती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये आपको अविनाश सर ने करवाई दिए, तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो क्वेश्चन नंबर 61, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन कौन सा होगा? तो ओजोन सभी को पता है क्षोभ मंडल में इसकी उपस्थिति नहीं होती, खराब उपस्थिति, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी उपस्थिति है ही नहीं, तो ये सीधा यही गलत हो जाएगा। दूसरा होगा संघ के ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। उसके बाद संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, बाकी इसका जो सही होगा वो केवल एक सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो 63 में देखें तो 63 में निर्वाचन वरीयता मतों की गणना 2 बार किसकी हुई थी? वो हुई थी वीवी गिरी की, तो इसका सही हो जाएगा वीवी गिरी। 2 बार निर्वाचन मतों की गणना किसकी हुई थी? वीवी गिरी की।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 64 है इसका ये हो जाएगा, इसके दोनों ही, एक तो क्या है, अयंगार राज्यसभा के उपसभापति थे, तो ये इसके थे शायद कृष्णा मूर्ति करके कुछ नाम था, जो पहले उपसभापति थे, तो पहले वो गलत हो गया। और दूसरा, संविधान संशोधन का जो रहा है वो शुरू से ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जाता है, तो इसमें अनुसमर्थन नहीं लिया जाता था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी पहले, तो इसका ए सही हो जाएगा। नया तो फर्स्ट सही है, नया हुई सेकंड सही है, ठीक है। दूसरा जो अपना क्वेश्चन आ जाएगा 65, तो 65 में इसमें आ जाएगा इसका, जो देखिए वीवी गिरी जिनको द्वितीय बार मतगणना हुई थी, उसके बाद चले राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन, तो ये दोनों ही गलत होंगे। उसके बाद चलते हैं 65, तो 65 में एक चीज इसमें मैंने याद रख लीजिए, चुनाव पत्र कहाँ मिलते हैं, सोनू जैसलमेर, तो देख लीजिए बी 2 नंबर, तो बी 2 नंबर कौन से में हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन में, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नीचे देखें तो संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात किन दशाओं में लगाया जा सकता है, तो 355 में जो शब्द यूज लिए गए हैं वो एक तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को यूज में लिया गया, न कि युद्ध और सशस्त्र विद्रोह को लिया गया। किसको लिया गया, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को यूज में लिया गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 67 में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो श्रेष्ठ जो उच्च ओहदे के न्यायाधीश है उनके कितने न्यायाधीशों की सलाह लेता है, तो 4 न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। बल कर रहा है तो वो कौन से हो जाएगा, मध्य अरावली में, ये ब्यावर अजमेर में स्थित है। कहां पे स्थित है, ब्यावर अजमेर के पास में स्थित है। उसके बाद कोपेन जलवायु वर्गीकरण मैंने जब करवाया था तब मैंने बताया था कि जो जी वर्ड है वो किसके लिए लिया जाता है, गंगा मैदानी प्रदेश के लिए यूज लिया जाता है। तो इसमें जी वर्ड कौन से में जी है, तो गंगा मैदानी प्रदेश, तो मैदानी प्रदेश अपने देखें तो मैदानी प्रदेश में शामिल जिला एक ही है, इसमें कौन सा है, भरतपुर, तो मैदानी प्रदेश में सम्मिलित जिला कौन सा हो जाएगा, भरतपुर, तो इस 69 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आगे देखें 70, तो राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव, तो इसके अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष होता है, अभिभावक को बनाया जाता है, ठीक है, अभिभावक को बनाया जाता है। लेकिन जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य सचिव होते हैं वो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान ही होंगे, ठीक है। इसके अध्यक्ष तो अभिभावक को नियुक्त किया जाता है और जो सदस्य सचिव होंगे वो प्रधानाध्यापक होंगे। उसके बाद 71 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था 2009 के अंदर। तो कब किया गया था, 2009 के अंदर। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड अंता 12 के अंदर, कहां पे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड है वो कहां पे स्थित है, अंता 12 के अंदर स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी में, डूंगरगढ़ के अंदर स्थित है, सभी को पता होगा, और जो नदी है वो होगी माही, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं डूंगरपुर, ठीक है। और उसके बाद ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी एक एफएम रेडियो चैनल है जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है, ठीक है। 75 लास्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है स्थानीय विद्यालय मानचित्र निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम कौन सा होगा, वो होगा निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। जिन्होंने पीछे जो हिंदी से फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था उनके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन सेम आया था और वही रिपीट हुआ है, ठीक है। तो निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद। हाँ, तो आप लोगों को सबको आंसर की मिल गई होगी। इसकी मैं पीडीएफ भी साथ में लिंक कर दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल examada24x7 को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो जो आते रहते हैं उनको देखते रहिए। और अपनी लाइव क्लास भी चलती रहती है, सुबह 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 9:30 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है। तो आप इन क्लासेस का आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।